Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 11 P block elements. हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको ग्रुप 1 एलिमेंट्स बताए थे, यानी एल्कली मेटल का सारा डिस्कशन किया था, जिसमें कि हमने पोजीशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल देखा था, प्रॉपर्टीज़ देखे थे और उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को अलग अलग सब टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था. गाइस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वेपर प्रेशर, सभी आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज़ हो सकती थी, फिर चाहे वो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी, सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया. तो गाइज, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट. एस ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों ने एल्कलाइन अर्थ मेटल को भी डिस्कस कर लिया था, यानी कि वो चैप्टर कंप्लीटली कवर कर लिया था. कुछ इंपॉर्टेंट उसके कंपाउंड्स को डिस्कस किया था कि कौन कौन से एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड गाइस, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट, यानी बोरॉन फैमिली. बोरॉन फैमिली के डिस्कशन में आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ग्रुप 13 एलिमेंट बोरॉन फैमिली, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनोमोलस प्रॉपर्टी ऑफ बोरॉन, कि हमारा बोरॉन आपका पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर पाया जाता है, उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होती है, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरह से वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, किस तरह से वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, कैसे पीरियोडिक टेबल में बोरॉन एक ऐसा सिंगल एलिमेंट है जो कि अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करता है एज़ कम्पेयर टू अनदर एलिमेंट्स. तो चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है बोरॉन, और उसमें एनोमोलस प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो गाइस, एनोमोलस प्रॉपर्टी आपका सिर्फ बोरॉन दिखाता है, बाकी सारे एलिमेंट्स आपकी अपनी सेम नेचुरल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. बोरॉन फैमिली यानी ग्रुप 13 एलिमेंट. तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस टॉपिक का. एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 13, वो एलिमेंट जो कि आपके आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 को बिलोंग करते हैं, वो हमारी बोरॉन फैमिली कहलाती है. मतलब वो एलिमेंट जो आपके ग्रुप 13 में आते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं. और पर्टिकुलरली अगर इसके नाम की बात करें तो गाइज, ये आपका बोरॉन फैमिली कहलाता है. राइट? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अगर बात करें इसके जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम बात करें इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो गाइस इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np1. और अगर हम बात करें पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो होता है आपका NS2Np126. तो ये हो गया आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, है ना. पी ब्लॉक एलिमेंट का एक कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपका NS2Np6. जबकि गाइस, बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ओनली 1 आपका इलेक्ट्रॉन होता है. कितना? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक, तो गाइज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चला जाता है NS2Np1. ठीक है, बस हमारा एक हीलियम है जो कि आपके पी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ एक हीलियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका NS2 जाता है. चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं. ग्रुप 13 एलिमेंट इज द फर्स्ट ग्रुप. हमारा पी ब्लॉक का पहला आपका जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप 13 एलिमेंट है, और ये आपके पीरियोडिक टेबल में बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 आर ऑल्सो कॉल्ड द बोरॉन फैमिली. अब देखो जरा ध्यान से, मैंने आपके सामने
पूरे आपके ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स थे वो लिखे हुए हैं। पहला था बोरॉन, है ना, ग्रुप 13 का पहला एलिमेंट है बोरॉन, फिर है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अब इसको मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहूँगी। गाइज ये है हमारी पीरियोडिक टेबल, जानी पहचानी है, इसको तो बार बार देख रहे हैं। जितनी बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाती हूँ तो पीरियोडिक टेबल तो मैं आपको दिखाना बिल्कुल नहीं भूलती। तो ये आपकी जानी पहचानी पीरियोडिक टेबल है और इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है जो मुझे आपको बताना है। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से रिकॉग्नाइज करो कहाँ है हमारी बोरॉन फैमिली। टेक योर टाइम, एक बार नज़र डालो और देखो कहाँ है बोरॉन फैमिली। यस गाइज, जहां आपने देखा है ना, मैंने देख लिया कि आप लोगों की निगाह किधर है, बस वही तो है बोरॉन फैमिली। तो गाइज ये है हमारा ग्रुप 13, ये है हमारा ग्रुप 13 जिसमें आपका पहला एलिमेंट है बोरॉन। और इसके पहले एलिमेंट बोरॉन होने की वजह से इस फैमिली का नाम है बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली। ठीक है, क्लियर। अब चलो देखते हैं कि बोरॉन फैमिली हमारा किसका पार्ट है। तो गाइज जब आपका ये राइट हैंड साइड में, इसका मतलब ये पार्ट है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। किसका पार्ट है? पी ब्लॉक एलिमेंट का ये पार्ट है। क्लियर। तो ये था हमारा कुछ इसमें जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अब आपको ये पता चल गया होगा कि बोरॉन फैमिली हमारी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर पाई जाती है। तो आप फटाफट से बता दोगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो पहला आपका सीरीज़ है, फर्स्ट जो आपका ग्रुप है वही तो हमारी बोरॉन फैमिली है, जिसमें ऊपर 13 लिखा होता है। पहला एलिमेंट बोरॉन होता है और उसी के सारे एलिमेंट्स हमारे बोरॉन फैमिली के मेम्बर कहलाते हैं। गाइज इस बात पर एक चीज़ मुझे ध्यान आती है कि जैसे हमारा घर होते हैं, घर में हमारा जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है उसका नाम से हम लोग जाने जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही बोरॉन फैमिली में भी जो बोरॉन इस फैमिली का पहला मेंबर है वो है बोरॉन। तो उसी के तो बोरॉन का भाई एल्यूमिनियम, बोरॉन की बहन गैलियम, इस टाइप से आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो ये है एकदम एक फ़नी सा टर्म, बट इस चीज़ को समझने के लिए काफ़ी है। चलिए गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन किया है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हम ऑलरेडी एस ब्लॉक को तो डिस्कस कर चुके हैं और एस ब्लॉक को डिस्कशन में मैं अगर आपसे कहूं कि कहां पर है एस ब्लॉक, तो ये है हमारा एस ब्लॉक। अरे भाई कहां है हमारा पी ब्लॉक, तो ये है हमारा पी ब्लॉक, है ना। और हमारा डी ब्लॉक कहां पर है, तो गाइज ये है डी ब्लॉक बीच में। और डी ब्लॉक के बारे में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में। और यहां से निकलने वाले एलिमेंट्स ये हमारे हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लेंथेनाइड है, यहाँ पर एक्टिनाइड है, जो कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। बस इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इसको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ लिख देते हैं। ठीक है, हीलियम भी हमारा पी ब्लॉक में आता है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकियों की अपेक्षा अलग होता है। इसी वजह से हम लोगों ने पहली सीरीज़ में पहली स्लाइड में ये चीज़ लिखी भी है। देखो पहली स्लाइड में हमने लिखा है एक्सेप्ट He। He को छोड़कर सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP126 होता है। क्लियर। अब देखो, अब इस पे चलते हैं। अब गाइज आपने पीरियोडिक टेबल में तो बोरॉन फैमिली को रिकॉग्नाइज कर लिया कि कहाँ पे हमारी बोरॉन फैमिली दिखाई देती है। तो अगर आपसे अब कोई कहे कि भाई पीरियोडिक टेबल में बोरॉन फैमिली हमको बता दो, तो आपको कोई डाउट तो नहीं होगा, है ना। आप फटाफट से बता दो, राइट। जस्ट अ मिनट गाइस, आप फटाफट से बता दोगे। बट अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझोगे। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम और इंडियम। तो गाइस बोरॉन को सबसे पहले देखते हैं। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5। कितना होता है, 5। अब देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 5 और सिंबल हो गया B। सिंबल क्या हो गया, B। गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है He2S2 2p1। तो हमने ऑलरेडी जो इसका आउटर मोस्ट शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। क्या होता है, क्या होता है भाई, NS2
Np1 होता है ना। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि पीरियड में हमारा बोरॉन पीरियड नंबर 2 में होता है। देखो जरा, पीरियड में हमारा बोरॉन पीरियड नंबर 2 में होता है। किसमें है ये? पीरियड नंबर 2 में है। वहीं पे एल्यूमिनियम की बात करें तो ये है आपका पीरियड नंबर 3 में। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो भी तो आपका n=2 से शुरू होगा, मतलब ns मतलब 2ns करके शुरू होगा ना, क्योंकि आपका सेकंड नंबर पे है। अब ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। तो देखो 2s2 2p1, क्यों? क्योंकि आपका ये पीरियड नंबर 2 में, इसलिए हमने लिख दिया 2s2 2p1। अब देखो He की बात करें तो ये आपका कंप्लीट इनर्ट एलिमेंट के बराबर, इनर्ट गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो जिसके बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने लिख दिया। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आता है पीरियड नंबर 3 में, और गाइज इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Ne3s2 3p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये रिकॉग्नाइज आपको करना है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि ये 3s2 3p1 होगा। तो मुझे ऐसे पता चला क्योंकि ये आपका जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, ये पीरियड 3 में है, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने लगा दिया 333। ठीक है। नेक्स्ट देखो गैलियम। गैलियम होता है पीरियड नंबर 4 में, इसका एटॉमिक नंबर होता है 31। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ar3d10 4s2 3p1। ठीक है। ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 13, और वहीं पे पीरियड नंबर इसका कितना हो जाएगा? 4। समझे आप मेरी बात? नेक्स्ट देखो इंडियम। इंडियम में क्या है? एटॉमिक नंबर होता है 49, पीरियड कौन सा है? 5। ये 5th पीरियड में आता है। इसका मतलब जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे आबाहु रूल के हिसाब से तो कितना जाएगा? 5s2 5p1। ये तो हो गया आउटर मोस्ट शेल का। एंड गाइस इसमें पेनल्टीमेट शेल D एंटर कर गई, n-1 शेल एंटर कर गई। इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी? 4th हो जाएगी। तो 4d10 5s2 5p1। ग्रुप नंबर कितना है? 13। ये तो सेम ही रहेगा सबका, कुछ चेंज नहीं होगा। थैलियम देख लेते हैं। थैलियम का एटॉमिक नंबर है आपका, थैलियम का एटॉमिक नंबर है 81। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा गाइस, Xe। क्या है? Xe। ठीक, एक सेकेंड। सॉरी, इतना रोका और ये गिर गया। ठीक, देखो थैलियम का 81, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Xe 4f14 5d10 6s2 6p1। तो देखो ये तो हो गया आउटर मोस्ट शेल का 6s2 6p1। D हो गई हमारी पेनल्टीमेट शेल और F हो गई हमारी एंटी पेनल्टीमेट शेल, यानी ये हो गया हमारा n-2। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा कुछ सीरीज। बात करें पीरियड नंबर की तो ये 6 है इसका। क्लियर? अब गाइज क्या क्या ध्यान रखना है कि पेनल्टीमेट शेल हमारी कौन सी थी? जो फिलअप्ड भी थी। पेनल्टीमेट शेल आपकी थी D, और एंटी पेनल्टीमेट आपकी होती है F। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1% भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। गाइज एक चीज़ और हम लोग समझते चलते हैं, जब यहाँ तक बात कर ही ली है तो कुछ और क्यों ही छोड़ें। बोरॉन हमारा एक, बोरॉन फैमिली में सिर्फ एक बोरॉन है जो कि हमारा होता है नॉन मेटल, जो कि हमारा कैसा होता है? नॉन मेटल। बाकी सारे यानी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे हमारे कैसे होते हैं गाइज? ये आपके होते हैं मेटल। क्लियर? इतने में कोई डाउट है तो बताओ। राइट ना? अब देखो गाइज, अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे एक चीज और बता दो कि इसमें वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो कितने जाएंगे? 3। क्यों जाएंगे? क्योंकि ns2 np1। ठीक,
नेक्स्ट देखो गाइज, अब बात आ जाती है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की। तो देखो अगर जब हम एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई की अगर बात करें गाइज, तो हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते आए हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है ना, यही तो एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग, सही बात है कि नहीं। सो सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपके एलिमेंट हैं, ठीक है ना, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं इनका भी रेगुलर हिसाब होना चाहिए, ऊपर से नीचे जाने पर साइज इसका बढ़ता जाना चाहिए। बट गाइस ये हमने एक्सपेक्ट किया, क्या किया, ये हमने एक्सपेक्ट किया, बट रियलिटी इसकी कुछ और है। और रियलिटी क्या है इसकी, चलो देख लेते हैं रियलिटी इसकी क्या है। तो गाइस इसकी रियलिटी ये है कि हम जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमारा आकार हर जगह एक जैसा नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा समझो, यहाँ पे जाकर थोड़ा सा घपला हो रहा है। क्या घपला हो रहा है कि हमारा जो एल्यूमिनियम का साइज है वो गैलियम से ज़्यादा है ना। क्या है, एल्यूमिनियम का साइज आपका बड़ा है एज कंपेयर टू गैलियम। अब ये बात मुझे कैसे पता चली, क्योंकि गाइज हमारे इसमें गैलियम में डी ऑर्बिटल की एंट्री हो गई, और बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल ये पुअर शील्डिंग की वजह से आपका इसका साइज बढ़ता जाएगा। और पुअर शील्डिंग की वजह से जो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल को अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसी वजह से एल्यूमिनियम के कंपेयर में गैलियम का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर अब पढ़ लेते हैं हम लोग, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट आर लेसर देन करस्पॉन्डिंग टू ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 13 एलिमेंट का जो साइज है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट के कंपेयर में छोटा होता है। दिस इज बिकॉज, और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज विच मेक साइज ऑफ एटम स्मॉल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इससे एटम का साइज आपका छोटा होता जाता है। अब देखो डी ऑर्बिटल जब आपकी एंटर करेगी तो पुअर शील्डिंग होगी, पुअर शील्डिंग होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर बहुत ज़्यादा होगा, तो वो अंदर की तरफ खींचेगा, और अंदर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा, साइज छोटा होता जाएगा। इसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाता है आपका एटम का साइज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि गाइस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है ना। The atom and ionic radii down the group increases due to addition of new shell। जो आपकी एटॉमिक रेडियाई है, जो आयनिक रेडियाई है, वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल, क्योंकि जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपकी उसमें ऑर्बिट्स भी तो एंटर करती जा रही हैं, है ना। उसमें कहना चाहिए ऑर्बिट्स की भी तो नई एंट्री होती जा रही है। नेक्स्ट है देयर इज a deviation however on moving from aluminium to gallium। यहाँ पर क्या होता है, जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम की तरफ जाते हो तो एक डेविएशन होता है। क्या होता है, डेविएशन होता है। क्या होता है, एक डेविएशन होता है। गाइस डेविएशन क्यों होता है, मैंने आपको क्या बताया, गैलियम में डी ऑर्बिटल पाई जाती है, और इसकी डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग की वजह से साइज इसका श्रिंक हो जाता है, इसी वजह से एल्यूमिनियम का साइज आपका बढ़ाई दिखाई देता है। इट अराइज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इन्वर्टिंग डी ऑर्बिटल इन द गैलियम, क्योंकि गैलियम में डी ऑर्बिटल के द्वारा, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके द्वारा पुअर शील्डिंग होती है। इस वजह से क्या होता है, गैलियम का साइज छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो आपकी रियलिटी क्या आई, तो गाइस रियलिटी में आपकी जो सीरीज आई वो है ये, क्या कि बोरॉन से बड़ा साइज होगा आपका एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से छोटा साइज होगा हमारे गैलियम का, और गैलियम से बड़ा साइज होगा हमारे इंडियम का, और इंडियम से भी बड़ा साइज होगा हमारे थैलियम का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइस एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन इसमें ये था कि एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज लेस देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, और कारण क्या था, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। जैसे एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, ये है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये है हमारा गैलियम।
ठीक है। तो गैलियम में क्या हुआ, आपकी d ऑर्बिटल एंटर कर गई और बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल ये क्या कर रहा है, d ऑर्बिटल अपनी पुअर शील्डिंग दे रहा है, ये अच्छे से जो न्यूक्लियस का अफेक्शन है उसको शील्ड नहीं कर पा रहा है। और इस पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन्स हैं ये आउटर मोस्ट शेल पे अफेक्शन ज़्यादा लगाएंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स पे अपना अफेक्शन अच्छा खासा लगाएंगे, जिससे कि ये अंदर की तरफ सिकुड़ने लगेगी और इसी वजह से जो एल्यूमिनियम का साइज़ होगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू गैलियम, यानी एल्यूमिनियम का साइज़ इज़ ग्रेटर देन गैलियम। क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइज। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कह रही है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी टू द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 आर लेस देन दैट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 2 एलिमेंट इन द सेम पीरियड। जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है एलिमेंट की वो क्या है, ग्रुप 13 में वो कम है, किससे, आपके ग्रुप 2 एलिमेंट से। ठीक, क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी गाइस, बताओ जरा। किसी भी आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से या फिर इनर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी होती है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर गाइस। जैसे आपका बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, हमने इसको समझना है कि इसमें क्या सीन है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते जाते हैं। मैं इधर दूसरी स्लाइड पर इसको लिख देती हूँ या ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे कि आपका हो गया बाबा अलादीन गए इन तालिबान, ठीक है, यही तो है। अब इसका हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने क्या बताया था, ये होता है हमारे 2 में, है ना। तो 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, राइट। ये हो गया। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन चलो निकालते हैं गाइज। बोरॉन की आउटर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब देखो हम इसके सबके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इसका एक आउटर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात कर रहे हैं, है ना, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 यहाँ पर लिखने से बेटर ये है कि उसके बाद कौन सा आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसको मैं लिखती जाती हूँ। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2s2 2p1, है ना, 2p0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3s2 3p0, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़। अब देखो जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का काम किया तो क्या होगा, आपका 2s1 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। तो यहाँ पे भी सब में क्या होगा, आपका एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब गाइज ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ से निकला है, इस वाली ऑर्बिट से निकला है। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किससे निकलेगा, इस वाली से, यानी न्यूक्लियस के बहुत पास वाली से। तो तीसरे के लिए यानी आयनाइजेशन 3 को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 3 बहुत ज़्यादा होगी, यानी तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि जो अगर हम सीरीज़ लिखें तो आपका क्या है आएगा कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए होती है और सबसे कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें। अब देखो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो कम होती है, कब तक, बेरिलियम से एल्यूमिनियम तक। बेरिलियम से एल्यूमिनियम तक हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। फिर देन इंक्रीज, और फिर उसके बाद आपकी बढ़ती है,
यहाँ से आपकी बढ़ना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि आपका क्या होता है, एटॉमिक साइज में चेंज आता है, ठीक है ना, ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसी ऑफ एटॉमिक साइज इन द एलिमेंट। तो यहाँ पर आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे साइज अचानक से छोटा हो रहा है। डी ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है। क्या हो रही है? डी ऑर्बिटल एंट्री कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो गाइज ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात कर लेते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? हैव अ लुक। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, बोरॉन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और इस स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस की वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। रेज द मेंबर ऑफ दिस फैमिली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। बाकी सब जितनी भी इसकी फैमिली है उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। क्या बोला कि आपका जो बोरॉन है उसमें लैटिस, क्रिस्टल लैटिस बहुत स्ट्रांग होती है, इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बाकी मेंबर्स का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। गाइज नेक्स्ट है, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड। क्यों होता है हार्ड, इसके बारे में भी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। एंड ब्लैक कलर, और इसका कलर होता है ब्लैक, सॉलिड, नॉन मेटेलिक इन नेचर, और नेचर में ये नॉन मेटेलिक होता है। नेक्स्ट है, अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर सॉफ्ट मेटल। जो बाकी एलिमेंट्स हैं इस फैमिली के वो सारे सॉफ्ट मेटल हैं, विद लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसके साथ में? लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ में और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ में, ये सारे आपके सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो गाइस चलो अब इसको समझ लेते हैं कि क्यों ये हार्ड होता है, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट हार्ड होता है। हमेशा ध्यान रखना कि बोरॉन जो हमारा होता है, बोरॉन जो हमारा होता है ये अपनी कुछ फॉर्म्स में पाया जाता है, अल्फा बीटा फॉर्म्स में पाया जाता है, जिनको हम इनके एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप्स। तो देखो गाइस कौन कौन से इसके फॉर्म्स हैं। पहला है अल्फा रोम्बोहेड्रल बोरॉन, पहला अल्फा रोम्बोहेड्रल बोरॉन। दूसरा होता है बीटा रोम्बोहेड्रल बोरॉन, यानी ये वाला आपका जो साइज है ये है आपका बीटा रोम्बोहेड्रल बोरॉन। और इसमें क्या है, बहुत सारे बोरॉन्स आपस में मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, लाइक अ क्लस्टर अब खुद को कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना सी, गामा ऑर्थोरोम्बिक बोरॉन। गाइस व्हाट इज ऑर्थोरोम्बिक बोरॉन? तो दिस विल बी योर ऑर्थोरोम्बिक बोरॉन। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 आपके बोरॉन्स कंबाइन होके आपका गामा ऑर्थोरोम्बिक बोरॉन का एक क्लस्टर बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फा टेट्रागोनल बोरॉन, और ये है आपका अल्फा टेट्राहेड्रल बोरॉन। तो आप देख पा रहे हो 3D शेप में, इसके 4 ही सामने दिख रहे हैं, इतने ही पीछे आपको दिखेंगे, इतने ऊपर से इतने नीचे से। तो ये आपका हो गया अल्फा टेट्राहेड्रल बोरॉन, 3D होता है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका बीटा टेट्रागोनल बोरॉन। तो गाइज ये है आपका बीटा टेट्रागोनल बोरॉन। B21 की बात करें तो ये है आपका B21 और ये है B28। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 2 2 4 और 3 7, ये 7 आपके बोरॉन के एलोट्रॉप्स होते हैं जिनको कि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बोरॉन फैमिली हमारे कुछ टाइप्स, बोरॉन हमारे कितने टाइप्स से पाया जाता है, अल्फा रोम्बोहेड्रल, बीटा रोम्बोहेड्रल, गामा ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा टेट्रागोनल, बीटा टेट्रागोनल, B21, B28, ये इसके सारे टाइप होते हैं। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसी वजह से इन्हीं के एक से ज़्यादा यूनिट्स कंबाइन करके, हमेशा ध्यान रखना अल्फा में 105 बोरॉन यूनिट्स कंबाइन होकर बनाते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यूनिट्स जब कंबाइन हो गए अपना लैटिस बनाते हैं तो उसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं या फिर उसे क्लस्टर कहते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइज अब एक बात बताओ, जब कोई सिंगल है तो उसे मेल्ट करना आसान होगा, या फिर कोई बहुत सारे मिलकर एक साथ बाउंड हो रखे हैं तो उनको मेल्ट करना आसान होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जब नंबर ऑफ बाउंड्स की बात आ रही है तो उसका मतलब वो बाइंडेड है, राइट। तो मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में। जैसे बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या शो करते हैं,
ये अपना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। गाइस क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो बोरॉन होता है ना वो B12 फॉर्म में मिलता है, B28 फॉर्म में मिलता है, B21 फॉर्म में मिलता है। इसी वजह से ये एबनॉर्मली ये दो आपके ऐसे एलिमेंट हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम जो कि आपका क्या करते हैं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो गैलियम लो मेल्टिंग पॉइंट, और गैलियम हमारा क्या रखता है, सबसे लो। गैलियम अपना लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और साथ में हाईएस्ट अपना बॉइलिंग पॉइंट रखता है, जबकि उसका हाईएस्ट आपका BP होता है। क्लियर? बात करें इंडियम की और थैलियम की तो उनका ये रेगुलर साइज जाता है। ठीक है जी, तो ये है हमारा टर्म्स। अब चलो देख लेते हैं। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट है 2453 केल्विन, एल्यूमिनियम का है 933 केल्विन, गैलियम का बहुत कम है, सबसे कम गैलियम का मैंने बताया था। देखो इंडियम का रेगुलर मतलब ऊपर से नीचे जाने पर अपना बढ़ रहा है आसानी से 413, और थैलियम का फिफ्थ 576। अब बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो गाइस बोरॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 9323, एल्यूमिनियम का 2740, गैलियम का सबसे ज़्यादा होता है गाइस, कितना होता है 2676। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ डेटा देख लेना आप लोग। इंडियम का 2353 और इसका 7030। तो सबसे कम आपका बॉइलिंग पॉइंट किसका है, थैलियम का। मतलब अगर थैलियम के सामने लिखें तो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका किसका होगा, थैलियम का। तो ये था हमारा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। एक बार इसको कवर अप कर देते हैं कि जो आपका बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। तो थैलियम में क्या था, लोएस्ट था आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गैलियम में आपका था हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बोरॉन और एल्यूमिनियम में आपका क्या था, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जबकि इंडियम में क्या था, रेगुलर था, रेगुलर। ठीक है, ये था आपका पूरा MP और VP। आई होप कि आपको अब ये याद रहेगा। नेक्स्ट है गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ लेते हैं। द टू एलिमेंट्स बोरॉन एंड एल्यूमिनियम क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं। तो इधर लिख देते हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 इन द कंपाउंड, बट अदर एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप जैसे कि आपका गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, ये अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। गैलियम, इंडियम, थैलियम ये आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है। क्लियर? अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि कैसे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट का पता चलता है। जितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उतना ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम 3 आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गैलियम, इंडियम, थैलियम में 1 या फिर 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी वजह से ये क्या करते हैं, अपनी वेरिएबल वैलेंसीज को ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ +3 आयन डिक्रीजेज। जो स्टेबिलिटी है +3 आयन की डिक्रीज होती जाती है। मतलब यहाँ पे +3 मिलेगा, यहाँ पे +3 मिलेगा और यहाँ पर जाकर ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, वाइल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली हाई, और जबकि आपका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्रोग्रेसिवली हाई होता जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ोगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म होती जाएगी, जबकि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रुप 13 एलिमेंट का, देख लें गाइस। देयर आर 3 रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड बाय ग्रुप 13। यहाँ पे 3 रीजन है जिसकी वजह से ये ग्रुप 13 एलिमेंट आपके कोवेलेंट कैरेक्टर को शो करते हैं। तो पहला है फेजांस रूल। फेजांस रूल में बी अप्लाइड स्मॉलर द कैटायन मोर द कोवेलेंस। कैटायन के छोटे साइज की वजह से या फिर आप कोवेलेंस नेचर के बढ़ने के कारण आपका फेजांस रूल भी अप्लाइड हो सकता है। इसी वजह से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ग्रुप 13 में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखो गाइज, दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कितना मुश्किल होता है, तो इसी वजह से दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विच मेक द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हाई, जो कि आपके आयनिक कंपाउंड के लिए के फॉर्मेशन को बहुत हाई करता है। मतलब यहाँ इसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। जितनी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है उतना ही इसका बॉन्ड फॉर्म मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ही नहीं, ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। ठीक है, तो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, विच मेक फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हार्ड, और इसी वजह से इनके आयनिक कंपाउंड्स हार्ड होते हैं। ये कंबाइन कर करके 21 और 28 टाइप के अपने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? उसकी वजह सेम वही है जो कि मैंने अभी आपको बताई। क्लियर? चलो गाइज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जिससे कि और आपको चीज़ें क्लियर हो। नेक्स्ट है आपका दे हैव रिलेटिवली हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज। ये औरों के कंपेयर में अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखते हैं एंड हैंस द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड वुड नॉट रिजल्ट इन द हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी औरों के कंपेयर में हाई होती है, इसी वजह से जो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, रीज़न बिहाइंड द एनोमोलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, कि क्या रीज़न है जो कि आपका बोरॉन अपनी एनोमोलस बिहेवियर को शो करता है। गाइस चलो इसको भी देख लेते हैं। बोरॉन बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई थी। पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबका पहला एलिमेंट अपनी एनोमोलस प्रॉपर्टी को शो करता है, इसी तरीके से अपना बोरॉन भी करता है। और उसके कुछ कारण हैं। क्या क्या कारण है चलो देखते हैं। पहला कारण है इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज। बोरॉन का साइज औरों के कंपेयर में बहुत छोटा होता है ना। इसी वजह से ये क्या करता है, अपनी एनोमोलस प्रॉपर्टी को शो करता है। इट हैज़ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें से इलेक्ट्रॉन का निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है बोरॉन से, इसी वजह से ये अपनी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी शो करता है और यही इसके एनोमोलस बिहेवियर का रीज़न भी बनता है। नेक्स्ट है इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इनके पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है और इनमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है। यहाँ पर डी ऑर्बिटल नहीं पाई जाती, जबकि गैलियम में, इंडियम में, थैलियम में आपकी पेनल्टीमेट शेल डी ऑर्बिटल एंटर कर जाती है। इसी वजह से इनके साइज में, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक चेंज आ जाता है। नेक्स्ट है गाइज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। द टेंड एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड द मेटेलिक कैरेक्टर फर्स्ट इंक्रीज। सबसे पहले इनका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कहाँ तक? बेरियम, बोरॉन से लेकर एल्यूमिनियम तक, और फिर उसके बाद डिक्रीज करता है। कहाँ पर? एल्यूमिनियम से लेकर थैलियम तक। ठीक है, मतलब बी से लेकर एल तक तो इसका साइज क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी। जबकि गैलियम, इंडियम और थैलियम में जाकर क्या होगा? ये डिक्रीज होगी। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि बात करें साइज़ की तो इनका साइज़ भी बड़ा होता जाता है। इट हैज़ लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम होता है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होता है। इस कैन बी फर्दर एक्सप्लेन बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
नेक्स्ट है गाइस डेंसिटी। अब चलो डेंसिटी की तरफ चलते हैं। क्या है डेंसिटी का खेल? जो आपके ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं ये बहुत हाई डेंसिटी के होते हैं देन ग्रुप 2 एलिमेंट। ग्रुप 2 एलिमेंट के कंपेयर में बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी के होते हैं। और इसका कारण क्या है? दे हैव स्मॉल साइज, ये स्मॉल साइज के होते हैं एंड हैंस स्मॉल वॉल्यूम, और स्मॉल वॉल्यूम रखते हैं। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, कहाँ से? जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है साइज आपका घटता जाता है। तो अगर बोरॉन से एल्यूमिनियम तक की बात करें तो आपका साइज बढ़ रहा है, इसीलिए डेंसिटी कम होगी। वहीं पर अगर गैलियम से एल्यूमिनियम तक की बात करें तो साइज कम हो रहा है, इसीलिए डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक है, बाकी में आपका रेगुलर रहेगा क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं डी इक्वल टू क्या होता है? m/v। यानी अगर आपकी बात करें साइज की तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा आपका डी कम होता जाएगा। नेक्स्ट है एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। द एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट डिक्रीजेज। इनका एसिडिक करेक्टर ग्रुप 13 एलिमेंट का घटता जाता है जबकि बेसिक करेक्टर बढ़ता जाता है। और इसका कारण क्या है गाइज? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये अपने नेचर में कैसे होते हैं? इनके जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं वो बेसिक करेक्टर में जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम और बोरॉन की अगर हम बात करें तो ये एल्यूमिनियम और गैलियम की अगर हम बात करें तो इनके ऑक्साइड नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। नेक्स्ट है H3BO3 इज मोनोबेसिक एसिड। जो हमारा H3BO3 होता है वो आपका मोनोबेसिक होता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जब वाटर से रिएक्शन करता है तो एज अ लुईस बेस करता है, और वहीं पर H3BO3 लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। इसी वजह से यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज होता है। तो रिएक्शन हमने लिखी है BOH का होल थ्राइस जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो BOH का होल 4 और H+ आयन देगा। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार समराइज कर देते हैं। हमने पूरी बोरॉन फैमिली की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, साथ में उसके जर्नल ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और साथ में वो कौन कौन से अपने एनोमोलस बिहेवियर को शो करता है इसके बारे में डिस्कस किया। गाइज अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बोरॉन फैमिली के फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।